गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो कंपनी लॉ देखने वाले हैं आज से हम। सबसे पहले तो कंपनी लॉ जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 में अपने को बताया गया है। जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ एक वाइडर कंसेप्ट है। इसमें एक एक्ट होता है, इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स बताए गए हैं। रूल्स यानी क्या? मीन्स जैसे कि एक्ट में लिख दिया कि कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता, बट कैसे रजिस्टर करना है, कौन सा फॉर्म लगेगा, कितने रुपए लगेंगे, ये सब चीजें एक्ट में नहीं बताई है। इसके लिए एक रूल बना दिया है, यानी इसमें लिख दिया एक्ट में कि जैसा हम बताएंगे वैसा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये कहाँ बताएंगे ये लोग? रूल्स में लिखते हैं फिर ये लोग कि आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, इतने रुपए लगेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन जाएगी और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। अल्टीमेटली इसको हम रूल बेस्ड एक्ट बोलते हैं। यानी यहाँ सिर्फ आप एक्ट पढ़ लो तो आपको पूरा लॉ नहीं समझेगा, आपको साथ में पढ़ना पड़ता है रूल्स। रूल्स में भी कुछ चीजें बताई गई है, कुछ प्रोसेस बताई गई है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट एक रूल बेस्ड एक्ट है जिसको आपको रूल्स के साथ पढ़ना पड़ता है, इसके जो भी रूल्स हैं उसको भी साथ में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 1956 था इसके पहले, वो खत्म हुआ तो 2013 का एक्ट आया जो हमारे कोर्स में अभी है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, जो अमेंडमेंट्स भी हमको साथ साथ में पढ़ना है। ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट भी ऑलरेडी आ चुके हैं, 2015 में आ चुका है, 17 में, 19 में अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। इन अमेंडमेंट्स को भी हमको देखना है। सो कंपनीज एक्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोसेस बता दूं और कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। इसमें 470 सेक्शंस है जिसको डिवाइड किया गया है इनटू 29 चैप्टर्स, और इसमें 7 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स यानी क्या होते हैं? शेड्यूल जो होते हैं ये कुछ एक फॉर्मेट बता देते हैं। जैसे शेड्यूल 3 होगा उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, शेड्यूल 1 होगा उसमें आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के फॉर्मेट होंगे। अब ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या होता है ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिर ये क्यों बनाया गया था? तो पुराना जो लॉ था उसको कंसोलिडेट करना, जोड़ना और उसको अमेंड करना। इसके अलावा पुराना लॉ जो था बहुत ज्यादा लीनियंट था, उसको स्ट्रिक्ट किया गया, उसमें बहुत सारी पेनल्टीज डाली गई। पुराने लॉ में जो छोटे शेयर होल्डर्स होते थे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इन लोग को कई बार कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि जो डिसीजंस थे वो बड़े लोग ले लेते थे। जो भी बड़े शेयर होल्डर्स है, मेजर शेयर होल्डर्स है, उन लोग डिसीजंस ले लेते थे और माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं होता था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कई जगह एग्जिट ऑप्शंस दिया है, यानी माइनॉरिटी वाले जो छोटे शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि नहीं, हमको अब कंपनी से नहीं जुड़े रहना है, तो वो कंपनी से पैसा वापस मांग के जा सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा और भी कई जगह पे बेनिफिट्स दिए गए हैं जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को। सो ये इसका मेन एम था कि माइनॉरिटी की रक्षा करना। इसके अलावा कंसोलिडेट और अमेंड करना, पुराने कानून को जोड़ना। पुराना कानून बहुत ज्यादा बिखर चुका था, क्योंकि 1956 में भले ही कानून बना था बट उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और छोटे छोटे इतने अमेंडमेंट्स हो गए थे कि वो टुकड़े टुकड़ों में बट चुका था कानून, और इसीलिए उसको पूरे को कंसोलिडेट किया गया और उसको अमेंड किया गया। इसके अलावा जो फ्रॉड्स वगैरह होते थे उसमें कोई पनिशमेंट नहीं थी, एकदम छोटी मोटी पनिशमेंट मिलती थी, तो वो पनिशमेंट को भी बढ़ाया गया है। और लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का, जो फ्रॉड करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार भी बदला गया है। किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी वो सब भी आपको है, बट इस साल नहीं है, तो अगले साल आपको देखना है। यहाँ पे स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट हो, इसीलिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जैसे कि कोर्ट होते हैं उसी प्रकार ट्रिब्यूनल होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट जो होते हैं वहां पे पूरे केसेस जाते हैं, जो भी केस हो रहे हैं वो कोर्ट में जाते हैं। ट्रिब्यूनल जो होता है ये भी कोर्ट जैसा ही काम करता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि ट्रिब्यूनल जो है ये कानून में रजिस्टर्ड होता है, कानून के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये बनाया गया न्यू ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी बोलते हैं। वैसे ही अलग अलग है, बैंकिंग के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अब इससे फायदा क्या होता है ना, कि जैसे कि एक कोर्ट में बहुत सारी केसेस होती है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केसेस जाएगी, और इसीलिए जो सेटलमेंट है, जो डिस्प्यूट्स खत्म होंगे वो जल्दी होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में इतने केसेस रहते हैं कि वहां पे तारीख चलती जाती है। और इसीलिए कोर्ट के बदले आपको एक ट्रिब्यूनल का अधिकार दिया गया है कि आप ट्रिब्यूनल में जाके केस वगैरह फाइल कर सकते हैं।
तो कंपनीज की जितने भी केसेस है ट्रिब्यूनल में जाती है। इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं, जो भले ही आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट ये समझना अनिवार्य है आपको कंसेप्ट समझने के लिए। सो बेसिक जानकारी में सबसे पहली चीज, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है। यानी कंपनीज एक्ट देखने का जो काम है ये कौन करता है, यानी एक्ट का फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, लॉ प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, कंपनीज कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, ये सब चीजों पे नियंत्रण रखने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी जी देखते रहेंगे सब चीजें? तो नहीं। तो नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं, इन लोग क्या करते हैं, अलग अलग इन लोग मिनिस्ट्री बना देते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री बनाई गई है ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसका कारभार दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी को बोल दिया कि आप ये वाली मिनिस्ट्री देख लो। सो ऐसे प्रकार से ये जो कारभार है ये सौंप दिया जाता है। सो एमसीए मिनिस्ट्री बना के सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करती है। पर ये पॉसिबल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पे ध्यान रख पाए, और इसीलिए इसके नीचे बनाए गए हैं रीजनल डायरेक्टर्स। रीजनल डायरेक्टर्स कौन है? सो 7 एरिया के हिसाब से पूरे भारतवर्ष को हमने विभाजित किया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, और उसके लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जिसको हम बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर, जो कि एक सरकारी ऑफिसर है। रीजनल डायरेक्टर देखता है पूरे जो कंपनीज है उसके रीजन में वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रही, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी ऑल द कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज। पूरे दुनिया भर, पूरे देश भर की कंपनीज पे नियंत्रण रखना, उनके ऊपर नजर रखना, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे ये देखना पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए 7 एरिया बना दिया, और वो हर 7 एरिया में 7 रीजनल डायरेक्टर बना दिए गए। ठीक है, जैसे वेस्टर्न रीजन अलग कर दिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अलग कर दिया, इस प्रकार से रीजन्स को विभाजित कर दिया गया। इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर तो ठीक है, ये तो एक रीजन का हो गया, लेकिन हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार बनाया गया, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बेसिकली हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी फाइलिंग होती है, वो सब आरओसी में होती है। ज्यादातर जो चीजें होगी वो आरओसी काम करेगा। आरओसी यानी क्या है? आरओसी इज एन ऑफिस। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी जो रहेगा ये सिर्फ 2 स्टेट में 2 है। एक है महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे में, 2 जगह पे आरओसी है महाराष्ट्र में। दूसरा है तमिलनाडु में, चेन्नई और कोयम्बटूर। बाकी हर जगह एक स्टेट एक आरओसी रहेगा। ठीक है, सो एक स्टेट में एक आरओसी यानी रजिस्ट्रार का ऑफिस। हाँ, वहां पे फिर रजिस्ट्रार रहेगा और उसके अंदर और भी लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार अकेला ही वहां पे काम कर रहा है, कुछ भी चीज करना है तो रजिस्ट्रार खुद कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो वहां पे और भी लोग रहेंगे उसके हाथ के नीचे काम करने वाले, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई चाय लाने वाला होगा, ऑफिस बॉय होगा। सो ऐसे बहुत सारे लोग इसके हाथ के नीचे काम करेंगे। सो अल्टीमेटली रजिस्ट्रार इज एन ऑफिस, एक पोस्ट भी है रजिस्ट्रार की और उसका खुद का ऑफिस है, उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं सीए हूं, मेरा ऑफिस है, सो मेरे ऑफिस में फिर मेरे अंडर भी लोग काम करते हैं, उसी प्रकार रजिस्ट्रार है। फिर इसके अलावा ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, तो फिर क्या करना? सो अगर केसेस होते हैं तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे बनाया गया है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यानी इट इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये जैसे कि एक कोर्ट होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इट आल्सो फंक्शंस। ये भी वैसे ही लोगों को सुनेगा, उनके ऊपर जो भी डिसीजंस पास करना है वो डिसीजंस पास करेगा। ये सब अधिकार दिया जाता है ट्रिब्यूनल को। फिर इसके अलावा ट्रिब्यूनल से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसके ऊपर की अथॉरिटी में जाना चाहेंगे। सो कौन होती है ऊपर की अथॉरिटी? तो अल्टीमेटली ऊपर की अथॉरिटी होती है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो अपील पे जाना है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल पे जाओगे आप। इसके अलावा अगर आपको और ऊपर जाना है, अगर आपको लगता है कि हम एनसीएलएटी में भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम और ऊपर की अथॉरिटी में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि एक नॉर्मल केस होती है तो आप पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही यहाँ पे पहले एनसीएलटी, फिर एनसीएलएटी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार से यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटीज काम करती हैं। सो ये भले ही आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट दिस इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्ट।
क्योंकि आपको कई जगह लिखा रहेगा आरओसी, कई जगह लिखा रहेगा रीजनल डायरेक्टर, ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये लोग कौन है। सो आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब जब रजिस्ट्रार वर्ड दिखेगा आपको एक्ट में, आप अपने मन से मान लेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ कुछ जगह जहां मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं, वहां पे नहीं होगा। बाकी के लगभग हर जगह रजिस्ट्रार का मतलब होता है आरओसी इस एक्ट के लिए। ठीक है, सो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कानून किस किस को अप्लाई होता है? सो ये कानून लगता है एक ऐसी कंपनी को विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है। तो क्या ये पुराने एक्ट्स को, पुरानी कंपनीज को नहीं लगेगा? तो लगेगा। आगे ये भी बोला है एंड एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई और पुराने कंपनी लॉ में भी रजिस्टर्ड होगी तो उनको भी ये एक्ट लागू होगा। जैसे कि समझो रिलायंस है, वो 1956 के एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो क्या उनको ये एक्ट लगेगा? यस। सो स्पेसिफिकली बोला है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो इस कानून में जो बनाई गई है वो तो लगेगा ही 2013 के एक्ट में। उसके पहले 1956 का एक्ट था, उसके पहले और भी एक्ट थे जो मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल पे बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट इंटरमीडिएट में मैं बताता हूँ। इसके पहले भी 1956 के पहले भी एक्ट थे। सो ये 19th सेंचुरी 1818 वगैरह वहां से चालू होते हैं, वहां पे भी आप देखोगे कंपनीज एक्ट थे उतने पुराने वक्त में। सो कंपनीज एक्ट बहुत पहले से चले आ रहे हैं। कोई भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, जैसे टाटास की कोई कंपनी हो सकती है जो कि शायद 1956 के भी पहले से रजिस्टर्ड है, हो सकता है कि वो और भी पहले यानी अंग्रेजों के टाइम पे रजिस्टर्ड की गई थी कोई तो भी कंपनीज एक्ट में। उनको भी ये कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी को लगता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का तो खुद का भी एक्ट होता है, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, आईआरडीए। ये एक्ट तो है। कंपनीज एक्ट क्या उनको लगता है? तो यस, उनको भी लगेगा। लेकिन अगर कभी कंपनीज एक्ट कुछ और बोलता है और इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोलता है या आईआरडीए का एक्ट कुछ और बोलता है, तो फिर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा और आईआरडीए का एक्ट लगेगा। बोलने का मतलब यह है कि जब तक दोनों साथ चल सकते हैं कि तो दोनों को साथ साथ में अप्लाई करेंगे, बट जहां पे दोनों साथ नहीं चल पाए वहां पे फिर आपको सिर्फ उनका स्पेशल एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आप जनरल एक्ट नहीं पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट इज अ जनरल एक्ट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, उनका स्पेशल एक्ट क्या है? इंश्योरेंस एक्ट। ये वैसा ही है, जब कोई आपको स्पेशल व्यक्ति कोई चीज बोलता है तो आप उसकी सुनते हैं, वैसे यहाँ पे हो रहा है कि एक जनरल व्यक्ति बोल रहा है, एक स्पेशल व्यक्ति बोल रहा है, तो आप स्पेशल की सुनोगे। कंपनीज एक्ट इज अ जनरल एक्ट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस एक्ट उनका स्पेशल एक्ट है। इंश्योरेंस एक्ट जो बोलेगा वो सुनेंगे। आपके साथ भी होता है, आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है और आपका स्पेशल फ्रेंड कुछ और बोल रहा है, आप अपने स्पेशल फ्रेंड की सुनोगे। लेकिन जब तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं, जब तक के दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, तो आप साथ साथ में जा सकते हैं। बट अगर दोनों अपोजिट चीज बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड बोल रहा है मूवी चलते हैं, आपका स्पेशल फ्रेंड बोल रहा है कि कहीं और जाते हैं घूमने के लिए, तो आप स्पेशल फ्रेंड की बात सुनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे स्पेशल एक्ट जो बोलेगा वो आप सुनेंगे। बैंकिंग कंपनीज को लगता है क्या एक्ट? तो यस, ये बैंकिंग कंपनीज को भी लगता है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर कुछ चीज नहीं बोलता है, कुछ चीज अलग बोलता है, विपरीत बोलता है, इनकंसिस्टेंसी रहती है, तो ऐसे केसेस में बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट विल प्रिवेल एंड कंपनीज एक्ट विल नॉट अप्लाई इन सच केसेस। वैसे ही कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे केसेस में भी उनका खुद का एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। लेकिन अगर दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो कंपनीज एक्ट भी लगेगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को और उनका स्पेशल एक्ट भी लगेगा। ठीक है, लेकिन जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, कंपनीज एक्ट अलग बोल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलग बोल रहा है, देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल प्रिवेल एंड कंपनीज एक्ट विल नॉट अप्लाई। फिर अदर कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे एलआईसी, जैसे आरबीआई हो गया, या जैसे और भी कोई ऐसी कंपनी, ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, सेबी, सेबी हो गया। ऐसे केसेस में क्या इनको भी ये एक्ट लगेगा? द आंसर इज यस। बट अगर इनका स्पेशल एक्ट कुछ और बोलता है तो फिर नहीं लगेगा। और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बताना चाहे कि इसको भी ये एक्ट लगेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई कि इसको भी ये एक्ट लगेगा, इवन इफ
इट इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रीवियस क्लॉजेस, इसके पहले के पॉइंट्स पे नहीं भी कवर होता है तो भी उनको ये एक्ट लगने लगेगा। ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा इट डज नॉट अप्लाई टू ट्रस्ट गवर्न बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट को नहीं लगता, सोसाइटीज को नहीं लगता एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं लगता। अब कंपनी यानी क्या? सो कंपनी का मतलब क्या है? वैसे तो कंपनी को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 सिर्फ इतना बोलता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो ये सिर्फ इतना बोलता है कि कंपनी मीन्स कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इस एक्ट में या कोई और पुराने कंपनी लॉ में। सो दैट इज अ कंपनी फॉर अस। नाउ इस ये जो डेफिनेशन है इससे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कंपनी यानी क्या, क्योंकि ये कंपनी को डिफाइन कर रहा है लेकिन कंपनी के बारे में चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ बोल रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी। लेकिन कंपनी यानी क्या, ये तो नहीं समझ में आता। और इसीलिए फिर बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे कि लॉर्ड जस्टिस लिनले ने बोला, चीफ जस्टिस मार्शल ने बोला है और प्रोफेसर हैने ने बोला है कि कंपनी क्या है। हमको फिलहाल ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्टली इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स पे जाएंगे और ये फीचर्स से इन लोगों की डेफिनेशन भी ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगी। जो हम फीचर्स पढ़ेंगे उससे ये सब चीजें कवर होती जाएगी। सो क्या क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के, आइए देखते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जब मिलके काम करते हैं, उन लोग को लगता है कि चलो बड़ा काम किया जाए, तो वो लोग मिल जाते हैं और इतने सारे लोग मिलके काम करना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है जितने लोग होंगे उतनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बनाते हैं कंपनी। ये कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही इसका इनकॉर्पोरेशन चालू होता है और इसका जन्म होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्टर की जाती है, इनकॉर्पोरेट की जाती है। अब जैसे कि समझो ये बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने कंपनी का निर्माण किया, इनको हम बोलते हैं मेंबर्स और इनको ही हम कुछ केसेस में बोलते हैं इवन शेयर होल्डर्स। सो ये जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग कंपनी में शेयर कैपिटल लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। सो इसीलिए इन लोग क्योंकि शेयर कैपिटल ओन करते हैं इस कंपनी में, इनको हम बोलते हैं ओनर्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर्ड कैपिटल का क्या मतलब है, ये लोग आपस में शेयर करते हैं जो भी पैसा है, यानी हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पैसा लगाया है और ये शेयर्ड है, सब लोगों का हिस्सा है उसमें, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये जो पैसा है ये इन लोगों को एक लिमिटेड लायबिलिटी दे देता है। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, यानी मेंबर्स जो होते हैं ये लायबल होंगे ओनली टू दैट एक्सटेंड जितना उनके पास शेयर्स है। जैसे समझो मेरे पास 10 शेयर है 10 रुपए के, सो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो जाती है, तो 10 रुपया इंटू 10 शेयर, यानी 100 रुपए की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है। मेरे से इससे ज्यादा पैसा कभी नहीं मंगाया जा सकता। अब समझो मैंने ये 10 शेयर पे 4 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं, यानी 40 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं। सो अब मेरी लायबिलिटी बचती है सिर्फ 60 रुपए, यानी 6 रुपया ऑन ईच शेयर। तो हर शेयर पे आपकी लायबिलिटी होती है अप टू द अनपेड अमाउंट। 4 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं तो अब बची हुई लायबिलिटी कितनी, सिर्फ 6 रुपए। फिर और 3 रुपया कल चल के पे कर दिया, सो और बची लायबिलिटी कितनी, तो 3 रुपए की और लायबिलिटी बच गई। सो इस प्रकार से ये कंपनी का काम चलता है, कंपनी पैसा मंगाती है और लोग पैसा पे करते हैं। ये जो कैपिटल है ये क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए हम इसका एक खास बात जो बताते हैं कि कंपनी में हो जाती है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। अब जैसे ही कंपनी का निर्माण हो जाता है, कंपनी फॉर्म हो जाती है, तो कंपनी बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष बन गई, ये एक अलग इंसान बन गई। भले ही ये जो इंसान है इसको हम बोलते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन तो है ये बट ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाया गया है।
और इसीलिए क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको चलाने के लिए लोग चाहिए। बट हम लोग तो इतने सारे लोग हैं जो कि देश भर में इधर उधर बिखरे हुए हैं। कोई हो सकता है कि महाराष्ट्र में है, कोई हो सकता है पंजाब में है, कोई हो सकता है असम में है। ऐसे अलग अलग जगह पे लोग फैले हुए हैं। अब यहाँ से अलग अलग जगह से कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? हम लोगों ने पैसा तो लगा लिया, एक कंपनी का निर्माण तो कर लिया, लेकिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम खुद मैनेज कर सकें, एंड हेंस वी अपॉइंट द डायरेक्टर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इनको ही हम जब सिंगल सिंगल एक एक करके देखते हैं तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, और जब हम इनको कलेक्टिवली देखते हैं तो इनको ही हम बोलते हैं बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? इट इज जस्ट द कलेक्टिव एंटिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। जब डायरेक्टर्स को हमने जोड़ लिया तो उसको एक कलेक्टिव नेम हम बोलते हैं बोर्ड। ठीक है, तो जनरली ऐसा नाम यूज किया जाता है। जैसे आप जब इंस्टीट्यूट में कोई लेटर लिखते हैं तो आप लिख के भेजते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज। सो जो लोग स्टडीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं आपके, उन लोग का एक बोर्ड है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं और उनको हमने बोर्ड बोल दिया, बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ स्टडीज का क्या मतलब है? जो कि एक लोग है, कलेक्टिव, एक पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं फॉर द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वैसे ही यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? तो ये लोग मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे एक ध्यान रखो, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी को बनाने वाले लोग, उसका निर्माण करने वाले लोग, जिन्होंने पैसा लगाया था, ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल, ये अलग लोग होते हैं। और इसको चलाने वाले लोग जो इसको चला रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, और इसीलिए इसको चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एज एजेंट काम करते हैं फॉर द कंपनी, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर, और इवन शेयर होल्डर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। अब जैसे ही इसका सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाती है, अलग व्यक्ति बन जाता है, इसको एक और खास पावर मिल जाती है, इसको प्राप्त हो जाता है अमरत्व, यानी इसको एक परपेचुअल सक्सेशन मिलता है। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? मीन्स कंपनी अमर है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आएंगे जाएंगे, जिएंगे मरेंगे, पर कंपनी चलते जाएगी। जैसे कि कल चल के समझो ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, सो इसके शेयर्स अपने आप चले जाएंगे इसके रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। वैसे ही कल चल के समझो ये व्यक्ति शेयर्स बेच देना चाहता है, सो ही कैन सेल इट टू अदर पर्सन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर, शेयर्स को बेच देना। इसके अलावा कल चल के ये डायरेक्टर अगर हट जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते रहेगी। अब यहाँ पे ये सभी लोग अगर मर जाते हैं, पूरे के पूरे मेंबर्स की डेथ हो गई, सबके सब लोग जिन्होंने कंपनी का निर्माण किया था, ये सब लोगों की डेथ हो जाती है। और उसी प्रकार अगर सबके सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है। एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे सबकी डेथ हो गई, जितने डायरेक्टर्स थे वो भी और जितने मेंबर्स थे वो भी। सो क्या कंपनी चलते रहेगी? द आंसर इज यस, कंपनी अभी भी चालू रहेगी। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता सबके सब भी मर गए तो। पर सर फिर कंपनी कैसे चलेगी? सो कंपनी चलेगी थ्रू दी रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के नाम से अपने आप शेयर्स चले जाएंगे। ये सब लोग फिर से एक डायरेक्टर्स की कमेटी को अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, एंड उसी प्रकार से कंपनी चलते जाएगी। सो इनके शेयर्स जो है अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे टू दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या नॉमिनीज, और फिर कंपनी उसी प्रकार से चलते जाएगी। बट कंपनी का यहाँ पे डेथ नहीं हुआ ड्यू टू डेथ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। सबके सबके मर जाने के बावजूद, सब मर गए फिर भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ा, कंपनी चालू है। कुछ लोग भी होते हैं, यहाँ कंपनी है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये खुद के अलग व्यक्ति विशेष बन जाती है। जैसे कि मेंबर्स अलग हो गए, उसको बनाने वाले लोग, डायरेक्टर्स अलग हो गए, उसको चलाने वाले लोग, और कंपनी अलग हो गई। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। जैसे ही मैंने बोला कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष हो गई,
सो यहाँ पे अब कंपनी को चलाने के लिए लोग तो है, लेकिन अल्टीमेटली क्या ये कोई भी चीज खरीदती है बेचती है तो वो मेंबर्स की होगी? द आंसर इज नो। कंपनी इज द ओनर्स ऑफ इट्स ओन असेट्स एंड लाइबिलिटीज। खुद के असेट्स और लाइबिलिटीज वो होल्ड कर सकती है। कंपनी कैन ओन इट्स ओन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड उसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज मेंबर्स की असेट लाइबिलिटीज नहीं बनते। और क्योंकि कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो ऑफ कोर्स उसके नाम से कोई ना कोई एक ये होना चाहिए, कोई ना कोई। एक सेकेंड, स्क्रीन ब्लर का प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, तो आप एक बार एग्जिट होके वापस एंटर कर सकते हैं। स्क्रीन ब्लर है करके आया है पूर्वेश का क्वेश्चन, बट प्रॉपर है फिलहाल स्क्रीन। सो ऐसा है, इट कैन ओन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, खुद के असेट्स और लाइबिलिटीज होल्ड कर सकती है। और क्योंकि वो खुद के असेट्स और लाइबिलिटीज होल्ड कर सकती है, सो देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिग्नेचर। और ये जो साइन का काम करते हैं ये रहती है कॉमन सील। सो कॉमन सील जो है ये एक ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होती है। ऑफ कोर्स जो कॉमन सील है ये ऑप्शनल हो चुकी है अब। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। जब 2013 में ये एक्ट बना था तब बोला गया था कि यस, कॉमन सील रखना है, बट इसके बाद कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया इन 2015। 2015 में क्या बोला गया कि कॉमन सील आप चाहो तो रखो, नहीं तो मत रखो। एक्चुअली जब ये एक्ट बनाया ना, जैसा मैंने बताया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गया था, बहुत ज्यादा पेनल्टीज हो गई थी। सो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था और लोगों ने कंपनी फॉर्मेशन ही बंद कर दिया। और इसीलिए फिर क्या किया गया, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन बंद हो गया था तो उसके लिए थोड़ी रियायतें दी गई, और 2015 में अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोविजंस को हल्के किया गया, ढील दी गई, जैसे कि कॉमन सील को ऑप्शनल कर देना। फिर ये ध्यान रखो, कॉमन सील यानी इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर, इट इज नॉट अ रबर स्टैंप। कॉमन सील जो होती है ये एक मेटल सील होती है, ये रबर स्टैंप नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वो असेट्स लायबिलिटीज खुद के होल्ड कर सकता है तो ऑफ कोर्स डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, और इसलिए कंपनी कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड। यानी कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं और कंपनी भी दूसरों के ऊपर केस फाइल कर सकती है इन इट्स ओन नेम। सो ये सब चीजों को ही हम बोलते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। ये सब जो है ये सब खास बातें एक कंपनी की, एक कंपनी में ये सब चीजें होती है। अब इन चीजों को ही हम देखते हैं एक एक करके फ्रॉम द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। कुछ पॉइंट्स पे केस लॉज मेरे को डिस्कस करना है, बाकी तो पॉइंट्स आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तो देखो क्या क्या खास पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं कंपनी को, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, सेपरेट लीगल एंटिटी, मींस कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष है। कंपनी को बनाने वाले लोग अलग, उसको चलाने वाले लोग अलग, और कंपनी अपने आप में स्वयं में एक खुद व्यक्ति विशेष बन जाती है। सो कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स एज वेल एज द डायरेक्टर्स। इसके अलावा इसके ऊपर केस लॉ भी है। वैसे दो केस हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस, और कुछ टाइम बाद ही हमको पढ़ना है सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड लिमिटेड का केस। सो सॉलमन और सॉलमन एंड कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बट ली का भी केस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में क्या हुआ था? सो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी में भी यही बताया गया था कि एक कंपनी अलग व्यक्ति होती है और उसको बनाने वाले लोग अलग होते हैं। यहाँ पे एक मिस्टर ली थे। ये जो मिस्टर ली थे, इनके पास एक खेत था और ये खेती बाड़ी करते थे। गरीब किसान थे बेचारे, खेती बाड़ी करते थे। इनके पास स्टाफ बहुत कम था, क्योंकि ये ऐसी जगह पे बिजनेस करते थे जहां पे लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और इसीलिए इनको मेहनत बहुत करना पड़ता था। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनको पायलट भी थे, इनको प्लेन चलाना आता था, तो इन्होंने सोचा कि बेचारा गरीब किसान, वो सोचा चलो एक काम करते, एक प्लेन खरीद लेते। तो ये जो गरीब किसान था इसने एक प्लेन खरीद लिया। ठीक है, तो प्लेन खरीद लिया एक।
अब ये जो प्लेन था, ये प्लेन 2 सीटर था, और यहाँ पे जो भी दवाई का छिड़काव करना है, पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कना है इन दी फील्ड, ये काम ये खुद करते थे थ्रू एरोप्लेन। अब धीरे धीरे इनका बिजनेस बहुत बढ़ने लगा, बहुत अच्छी इनकम होने लगी। अब इनको लगा चलो भाई अपन एक काम करते हैं, अपन एक कंपनी बना लेते हैं, और इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। कंपनी के पूरे शेयर्स खुद ने रखे, और कुछ शेयर्स जो थे अपने वाइफ को दे दिए। समझो एक शेयर उसको दे दिया, ले तू भी रख, खुश रह। सो एक शेयर उसको दे दिया, बाकी के पूरे शेयर्स जो थे खुद ने रखे। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चलता फिरता जो बिजनेस था, पूरा का पूरा बिजनेस अलोंग विद द एयरक्राफ्ट, अलोंग विद द एम्प्लॉयज, अलोंग विद द फील्ड्स, पूरा का पूरा जो उनकी जगह थी, जमीन थी, ये सब चीजें उन्होंने ट्रांसफर कर दिए टू द कंपनी। कंपनी को दे दिया और बदले में उससे ले लिया शेयर्स। सो क्या क्या दे दिया, पूरे एसेट्स वगैरह, पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे वैसा ही बिजनेस चला रहे थे जैसा पहले चल रहा था, बट अब इनको एक डर रहता है, यार अगर काम करते हुए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो हमको तो पैसे देना पड़ता है, कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। जैसे कि कानून होते हैं बहुत सारे जिसमें बोला जाता है, अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हुए मर जाता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। अब ये जो कंपनी थी, कंपनी को फिक्र थी कि अगर किसी की डेथ हो गई तो, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस करा लिया ऑफ द एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज थे सबका। तो जितने भी लोग काम कर रहे थे ये सबका इंश्योरेंस हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस। और इसमें बोल दिया जितने भी एम्प्लॉयज है सबका इंश्योरेंस है, अगर किसी की भी काम करते हुए डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी विल पे। अब ली जो थे, ली वैसे ही काम कर रहे थे। ली जो थे वो मिस्टर ली डायरेक्टर बन गया ऑफ द कंपनी। साथ में वो पायलट भी थे, कंपनी के पायलट थे, क्योंकि प्लेन चलाना हर किसी को तो आता नहीं। सो प्लेन चलाने के लिए वो खुद एज अ पायलट भी अपॉइंट किए गए थे इन दी कंपनी। एक दिन क्या हुआ, मस्त सुहाना दिन था, कंपनी का प्लेन चला रहे थे वो, और जो दवाई का छिड़काव है वो किया जा रहा था। प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश हो गया तो मिस्टर ली जो थे, मिस्टर ली की डेथ हो जाती है। तो एक्स हो जाते हैं, एक्स ली। सो मिस्टर एक्स ली हो गए, नहीं मिस्टर ली एक्स हो गए। तो एक्स हो गए, डेथ हो जाती है उनकी। अब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ बड़ी टेंशन में होती है। फिर उनको याद आता है, अरे इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी से हम क्लेम करेंगे। सो मिसेस ली कंपनी को बोलती है कि हमको पैसा दे दो, मेरे जो पति है, मेरे जो हस्बैंड है, उनकी डेथ हो चुकी है। अब आपको लग रहा होगा सर कंपनी को कैसे बोल रहे हैं, वो तो उनकी थी। हाँ उनकी थी, लेकिन वही तो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि वो अलग व्यक्ति है और कंपनी अलग व्यक्ति है। सो वो कंपनी के पास जाती है पैसा मांगने। कंपनी इन टर्न जाती है टू द इंश्योरेंस कंपनी कि अरे हमारा एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय की डेथ हो गई काम करते हुए, तो हमको पैसा दे दो, कॉम्पेंसेशन देना है तो उसके लिए हमको पैसा दे दो। अब इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, अरे मिस्टर ली तो खुद ओनर थे, ही वॉज हिमसेल्फ द कंपनी, वो तो खुद ही कंपनी है, ही इज द एम्प्लॉयर। और वो एम्प्लॉयर है तो आप एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं, हमने तो एम्प्लॉय को कवर किया था, ही इज द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी। लेकिन कोर्ट में जब केस गया, कोर्ट ने बोला नहीं, मिस्टर ली वॉज नॉट द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर वॉज द कंपनी, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, एंड कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट दिया था टू मिस्टर ली। और यहां पे अगर डेथ होती है मिस्टर ली की, सो मिस्टर ली वॉज ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो भले ही मिस्टर ली ने पूरे 100% लगभग शेयर्स होल्ड किए थे, एक शेयर सिर्फ वाइफ को दिया था, फिर भी मिस्टर ली इज अ सेपरेट पर्सन एंड द कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। सो कोर्ट ने यही बोला कि नहीं, कॉम्पेंसेशन तो देना पड़ेगा, बिकॉज देयर वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड मिस्टर ली, जिसमें कंपनी ने मिस्टर ली को एज अ पायलट अपॉइंट किया है, एंड बीइंग अ पायलट ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और इसीलिए कंपनी इज द एम्प्लॉयर एंड मिस्टर ली इज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। सो ये पर्टिकुलर केस में बताया गया था कि मिस्टर ली अलग व्यक्ति है, यानी जो कंपनी को बना रहे हैं, भले ही लगभग सब शेयर्स उनके पास है, भले बिजनेस भी वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, फिर भी कंपनी अलग व्यक्ति है और उसको बनाने वाले लोग अलग हैं। सो दिस वाज द केस, जो मिस्टर ली का केस यहाँ पे आपको बताया गया है। द सेकेंड थिंग इज परपेचुअल सक्सेशन, जो मैंने ऑलरेडी बताया, डेथ वगैरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहेगी।
थर्ड थिंग इज द लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जिसमें लायबिलिटी जो है वो लिमिट हो जाती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर कंपनी बना रहे हैं तो वैसे कंपनी अलग अलग प्रकार की बन सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या इवन अनलिमिटेड भी बन सकती है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जो मैंने बताया वैसा होगा, जितना भी अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल है उतने तक के लायबिलिटी इनकी होगी। लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर गारंटी दी जाती है उसमें, जैसे कि मैं हूं और दीपिका और कैटरीना है, हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की है और हमने बोला कि हम अगर ये कंपनी बंद होती है तो 1-1 लाख रुपए लेके आएंगे तीनों जन। सो नाउ इट इज कॉल्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें हमने गारंटी दिया है कि जब कंपनी बंद होगी तब हम पैसा लेके आएंगे। सो बंद होने के टाइम, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, पैसा लेके आना पड़ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, डिटेल में हम देखेंगे। और अनलिमिटेड कंपनी में भी वैसे ही होता है कि जैसे मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ पे रहेगी अनलिमिटेड, यहाँ पे लेकिन जैसे पार्टनरशिप में होता था उस प्रकार के रूल्स लगने लगेंगे। ये क्या होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, ये आगे अपन देखने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मींस ये एक व्यक्ति तो है बट ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ है, यानी ये बर्थ नहीं लेती है कंपनी। कभी आप ये नहीं देखोगे कि आप गए और बोले अरे वो पांडे जी के घर में कंपनी पैदा हुई है, तो नहीं, ऐसे पैदा नहीं होती, इसका निर्माण किया जाता है। सो ये आर्टिफिशियली मेड है। सो ये हर काम कर सकती है जो एक व्यक्ति कर सकता है, बिजनेस वगैरह कर सकती है। ऑफ कोर्स ऐसे काम नहीं कर सकते जो एकदम पर्सनल नेचर के हैं, जैसे कि कंपनी की शादी होते नहीं देखोगे आप, कभी आप गए हैं किसी की शादी में, कंपनी की शादी में, अरे चलो भाई मिश्रा जी की कंपनी की शादी है, तो नहीं, आप नहीं गए। कंपनी कभी ऐसे कोई प्रोफेशन करते हुए नहीं देखेगी, जैसे सीए। क्या करती है आपकी कंपनी? जी हमारी कंपनी अभी पढ़ रही है, सीए की पढ़ाई कर रही है, तो नहीं, सीए वगैरह ये सब नहीं करती। कभी कभी कई कंपनी को आपने डॉक्टर नहीं देखा होगा। हाँ, डॉक्टर्स लोग मिलकर कंपनी बना रहे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट कंपनी खुद ही डॉक्टर है ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, बट कभी आपने देखा कंपनी जेल जा रही है? तो नहीं, कंपनी ये सब काम नहीं कर सकती। सो वही चीज है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बट आर्टिफिशियल होने के कारण ये पर्सनल नेचर के काम नहीं कर सकेगी जो सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है। बाकी लगभग सब चीज कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीदना, असेट्स खरीदना, लायबिलिटीज इनकर करना, ये सब चीजें की जा सकती है। सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी पे फिर से एक केस लॉ मैं आपको बताना चाहूंगा, मकौड़ा वर्सेस नॉर्थन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो केस है, सबसे पहले तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है और उसको बनाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे मैं हूं, मेरी प्रॉपर्टी अलग है, मेरी कार है वो मेरी है, वो कंपनी की नहीं है। भले मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 लाख शेयर्स खरीद के रखा हूं। अब 1 लाख शेयर्स होने के बावजूद मेरी कार मेरी है, कंपनी की कार कंपनी की है। मैं कंपनी की कार नहीं लेके आ सकता कि चलो आज मैं कंपनी की कार लेके जाऊंगा, तो वो कंपनी की कार है, कंपनी का ऑफिस है। सो इट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सो मेरी प्रॉपर्टीज अलग है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, इसी को हम बोलते हैं सेपरेट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे भी एक केस हुआ था, एक होते हैं मकोड़े जी, मकोड़ा नाम रहता है व्यक्ति का। ये क्या करता है, कंपनी बनाता है। कंपनी जो होती है ये टिम्बर में डील करती है, टिम्बर, लकड़ी वगैरह। सो टिम्बर जो रहता है स्टॉक इसके पास रखा होता है कंपनी के पास। अब मकोड़ा क्या करता है, ये जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस करवा लेता है इस पर्टिकुलर टिम्बर का, कि अगर ये जो टिम्बर है, ये जो लकड़ी है, ये जल जाती है, फायर का इंश्योरेंस होता है कि अगर ये जल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है, लेकिन मकोड़ा एक गलती करता है। ये क्या करता है, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा दो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, और जब पैसा आएगा तो पैसा मुझे दे देना, अगर कल चल के क्लेम करना पड़ता है, पैसा आता है तो मुझे दे देना। सो किसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात, सो प्रॉपर्टी है कंपनी की। ये जो लकड़ी है ये किसकी है,
ये इट बिलोंग्स टू द कंपनी। बट इंश्योरेंस किसने करा लिया? मकौड़े ने। उसने क्या करना चाहिए था? कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस कराना था, यानी अल्टीमेटली कंपनी ने इंश्योर कराना था अपनी प्रॉपर्टी। यहाँ पे लेकिन जो व्यक्ति है, जो शेयर होल्डर है, इसने इंश्योरेंस कराया। अब एक दिन आग लग गई और ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी ये धू धू करके जलने लगी, जल गई, खत्म हो गई, नेस्तनाबूत हो गई। और ये जो व्यक्ति था, शेयर होल्डर, ये जाता है कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, कि मुझे क्लेम दे दो। वो क्लेम मांगने जाता है। इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर देती है क्लेम देने से, ये बोलते हुए कि अरे तुम कौन हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी है ये। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी जलती तो तुम हमसे क्लेम कर सकते थे, बट ये तो कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो कंपनी ने इंश्योरेंस कराई होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ होता। यहाँ पे तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में। दैट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और एक बेसिक प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का, अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस वॉइड होता है। यहाँ पे कोर्ट ने वही बोला, क्योंकि मकौड़े का कोई इंटरेस्ट नहीं था इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, वो तो कंपनी की प्रॉपर्टी, भले ही इसके पास हर शेयर इसी के पास है, लगभग समझो 90% शेयर इसके पास है, या लगभग 100% शेयर भी इसके पास है, दो चार शेयर एक दूसरे को दे दिए, बट लगभग 100% शेयर अगर इसी के पास है, तो भी ऐसे केसेस में भी सबके सब शेयर्स इसके पास होने के बावजूद भी ये जो प्रॉपर्टी है अलग है, कंपनी के एसेट्स है, तो कंपनी ने इंश्योरेंस करवाना चाहिए। क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद इंश्योरेंस कराया था खुद के नाम से कंपनी की प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे इंश्योरेंस इज वॉइड, और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल। अब आपको लग रहा होगा सर फिर प्रीमियम लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी ने बोलना चाहिए था। द आंसर इज नो। इंश्योरेंस कंपनी की क्या जिम्मेदारी? यहाँ पे मिस्टेक एक व्यक्ति कर रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ सच मिस्टेक। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे अगर गलती कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो वॉइड तो वॉइड ही है, आप उसको कुछ भी करके वैलिड नहीं कर सकोगे। तो ये एक केस था। फिर कॉमन सील, ये ऑफिशियल सिग्नेचर होती है, जैसा कि मैंने बताया 2015 में इसको ऑप्शनल कर दिया गया है, इवन इन इंग्लैंड ये ऑप्शनल हो चुकी है। फिर अगर कहीं पे कॉमन सील नहीं है तो फिर कैसे क्या साइन की जाती है? तो वहां पे साइन की जाती है एज पर दी आर्टिकल्स। टेबल एफ होता है जो कि आर्टिकल्स के बारे में डील करता है। आपने नाम जरूर सुना होगा टेबल एफ का, जब आपने अकाउंट्स पढ़ा था। अकाउंट्स में आप कई जगह पढ़ते हैं टेबल एफ, कॉल्स वगैरह करना है टेबल एफ। तो टेबल एफ क्या है? टेबल एफ इज द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो ये जो टेबल एफ है इसमें लिखा होता है कि कैसे साइन किया जाएगा। सो उस हिसाब से साइन करते हैं, जैसे कि जनरली दो डायरेक्टर, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इट कैन सी व्हेन इट कैन बी सूड, इसके ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है और ये भी केस फाइल कर सकती है। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल रहेंगे। ऑफ कोर्स कभी फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे, कभी रिस्ट्रिक्टेड होंगे, बट इट विल ऑलवेज बी ट्रांसफरेबल। ठीक है। फिर इस कंपनी सिटीजन, क्या एक कंपनी एक नागरिक होती है? क्या वो सिटीजन होती है? द आंसर इज नो। कंपनी ऑफ कोर्स उसकी नेशनलिटी होती है, उसका एक देश हो सकता है, जैसे भारतीय कंपनी है, पर वो नागरिक नहीं होती, सिटीजन नहीं होती। क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट है जो कि स्पेसिफिकली बोलता है सिटीजन होने के लिए आपको नेचुरल पर्सन होना अनिवार्य है। फिर ये ऑलरेडी जो बताया, इज द कंपनी द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्या कंपनी मेरी है तो मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी, मैं उसका ओनर हो जाता हूं? द आंसर इज नो। कंपनी के कोई ओनर नहीं होते, क्योंकि कंपनी एक अलग व्यक्ति विशेष बन चुकी है, और जो भी अलग व्यक्ति है, सेपरेट एंटिटी है, उसका कोई ओनर नहीं होता। आपका कोई ओनर है क्या? तो नहीं, आप खुद ही स्वयं के ओनर है, खुद के मालिक है। तो कोई ओनर नहीं होता। आपको लग रहा होगा सर पेरेंट्स, तो हाँ वो है, लेकिन वो ओनर थोड़ी है आपके। ओनर कोई नहीं होता, व्यक्तियों का कोई ओनर नहीं होता। व्यक्ति खुद अपने आप का ओनर होता है। उसी प्रकार से कंपनी का कोई ओनर नहीं होता। कंपनी अलग व्यक्ति है और व्यक्तियों के कोई ओनर नहीं होते। कंपनी के खुद के एसेट्स होंगे, हमारे खुद के एसेट्स होंगे, पर कंपनी इज नॉट आवर प्रॉपर्टी, और कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। कॉर्पोरेट विल थ्योरी, फिर से कॉर्पोरेट विल थ्योरी का वही मतलब है, मींस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट।
यानी कंपनी अलग व्यक्ति है और उसको बनाने वाले लोग जो है वो अलग व्यक्ति है। दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट व्हील। सो देयर इज अ फिक्शनल व्हील बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या डायरेक्टर्स ये अलग है। जैसे ही कंपनी का निर्माण हो जाता है, समझो एक कंपनी बनाए इन लोगों ने मिलके, सो जैसे ही ये कंपनी का निर्माण किया इन्होंने, अब अगर ये कोई थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम द कंपनी। So third party is entering into contract with the company and not with the shareholders. So there is a fictional wheel, एक wheel बन गई। wheel यानी क्या होता है? एक घूंघट होता है। So एक घूंघट हो गया, एक बुरखा हो गया, जो आपको बाहर दिख रहा है और इसके पीछे लोग हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देखें, सामने बुरखा दिख रहा है, घूंघट दिख रहा है, उसके पीछे लोग हैं, उसको चलाने वाले लोग हैं। अल्टीमेटली जो बाहर दिख रहा है वो एक अलग व्यक्ति माना गया है और उसको चलाने वाले लोग अलग माने गए। यानी कंपनी इज सेपरेट पर्सन और उसको बनाने वाले लोग जो है, उसको चलाने वाले लोग जो है, ये लोग अलग व्यक्ति है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट और इसी को कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट भी बोलते हैं। सो देयर इज अ फिक्शनल व्हील बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। एक अलग व्हील है, इसको हम व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। सो एक घूंघट है जो बाहर से दिख रहा है। सो अल्टीमेटली कंपनी अलग व्यक्ति है और उसको चलाने वाले लोग अलग हैं। इस चीज को फिर से हम देखते हैं एक और नए केस लॉ के थ्रू। एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें होता है एक सलमान, सलमान नहीं होता है, सोलोमन होता है। ये एक बूट मैन्युफैक्चरर होता है, इसकी होती है एक छोटी सी जूते की दुकान। ये क्या करता है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ जाता है। सो ये पूरा वैसा का वैसा बिजनेस जो है, ये बिजनेस एक कंपनी बना के ट्रांसफर कर देता है। इसने एक कंपनी फॉर्म किया, सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड, और इस कंपनी को पूरा का पूरा बिजनेस वैसा का वैसा ट्रांसफर कर दिया। अब बिजनेस ट्रांसफर तो कर दिया, चलता फिरता अलॉन्ग विद ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैसा का वैसा बिजनेस सेल कर दिया। और इसके जो शेयर्स है, शेयर्स किसने रखा? खुद ने पूरे शेयर्स रखा। कुछ शेयर्स अपनी वाइफ को दे दिया उसने, एक शेयर। उसके बच्चे लोग थे, 4 लड़के थे और एक लड़की थी। इन सबको एक एक शेयर्स उसने दे दिया। सो खुद ने मेजर शेयर्स रखा और बाकी एक एक शेयर सब लोगों को, घर के फैमिली मेंबर्स को दे दिया और इसने एक कंपनी का निर्माण कर लिया। अब बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, शेयर्स ले लिए गए, साथ में उसने ले लिया डिबेंचर्स। कुछ डिबेंचर्स भी उसने ले लिया। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स जो होते हैं ये जनरली सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड लोन है। सो सिक्योर्ड लोन जो रहता है वो सिक्योर्ड लोन लिया गया फ्रॉम दी कंपनी। कंपनी को उन्होंने लोन दिया और उससे डिबेंचर्स ले लिया। सो यहां पे शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी लिए गए और वो वैसे के वैसे काम कर रहा था जैसे नॉर्मल वो शॉप चलाता था। बिल्कुल उसी प्रकार से वो काम चालू रखा उसने। इसके बाद कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, ट्रांजेक्शन्स विद दी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से गुड्स खरीद के लाया, जैसे लेदर वगैरह, रबर, ये सब चीजें लगता था, तो क्रेडिटर्स से उसने गुड्स खरीद के लाया। सो ये रहते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनसे गुड्स खरीद के लाते हैं और पैसा देना बचा होता है, तो मनी ड्यू होता है, पैसा देने की लायबिलिटी अभी चालू होती है। अब क्या होता है, एकदम से ट्रेड डिप्रेशन आ गया, पूरे दुनिया भर में मंदी छा गई और ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन जो सॉलमन होता है, सॉलमन को बड़ा मुश्किल जाता है, उसको बड़ी दिक्कत जाती है इस कंपनी को चलाने के लिए। उसको लगता है ये कंपनी अब चला नहीं पाऊंगा मैं, और अल्टीमेटली कंपनी को बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो नहीं बचा पाता है और कंपनी लिक्विडेशन में चले जाती है। क्रेडिटर्स चले आते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं हमको हमारा पैसा दे दो। कंपनी के पास आते हैं, बोलते हैं हमारा पैसा दे दो, हम क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर्स को पहले पैसा मिलता है, बाद में ओनर्स को पैसा मिलता है। सो पहले हम थर्ड पार्टी बाहर वाले व्यक्तियों को पैसा दे दो। अब जैसे ही ये लोग कंपनी के पास आ गए, समझो इनको पैसा क्लेम करना था 10,000 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 10,000 रुपए क्लेम करना था।
तो वैसे ही यहां सॉलोमन भी आ गया और सॉलोमन भी बोलता है हाँ हाँ चलो पैसा दे दो, पैसा दे दो, हमको भी मेरा पैसा दे दो, मुझे भी मेरा पैसा दे दो। समझो यहाँ 10,000 के डिबेंचर्स भी थे। सो 10,000 रुपए देना है सॉलमन को भी, 10,000 रुपए देना है क्रेडिटर्स को भी, और कंपनी के पास बचा है पैसा सिर्फ 7,000 रुपए। ठीक है, और शेयर्स तो अलग, शेयर्स जो रहेंगे वो तो अलग से देना रहेगा ही, बट अल्टीमेटली अभी जो पैसा देना है, कौन कौन सा पैसा देना है अभी? अभी डिबेंचर्स का और क्रेडिटर्स का, ये बाहर वालों का जो पैसा है क्रेडिटर्स वगैरह का, ये देना था। अब सॉलमन बोलता है पहले मुझे पैसा मिलना चाहिए, कंपनी से पैसा मांगता है। लेकिन जो क्रेडिटर्स बोलते हैं अरे तुम कैसे पैसा मांगोगे, तुम तो ओनर ऑफ द कंपनी हो, तुम तो खुद कंपनी चला रहे हो, तुम पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते, पहले हमको हमारा पैसा मिलेगा। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला सिंस सॉलमन वॉज द होल्डर ऑफ द डिबेंचर्स, डिबेंचर्स थे उसके पास, और डिबेंचर्स होने के कारण वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एंड बीइंग अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ही इज एंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी। ये तो अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, इसीलिए इनको बाद में पैसा मिलेगा, पहले पैसा किसको मिलेगा? सिक्योर्ड वालों को। अब यहां पे इनका जो बोलना था कि वो तो एक ही व्यक्ति है, कोर्ट ने बोला नहीं, सॉलमन इज अ सेपरेट पर्सन एंड सॉलमन इन कंपनी लिमिटेड इज अ सेपरेट पर्सन। ये जो कंपनी है ये अलग व्यक्ति विशेष है। जब सॉलमन ने लोन लिया, डिबेंचर लिया, तो उसने पैसा दिया, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सॉलमन एंड द कंपनी, कंपनी इज सेपरेट पर्सन एंड सॉलमन इज अ सेपरेट पर्सन। आप ये नहीं बोल सकते कि वो तो खुद के पैसे निकाल रहा है। और ध्यान में रखने वाली बात ये भी है यहाँ पे, देयर वॉज नॉट अ केस ऑफ फ्रॉड, या कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉलमन तो बहुत मेहनत कर रहा था ताकि उसकी कंपनी रिवाइव हो जाए, बट अल्टीमेटली वो नहीं कर पाया ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन। बहुत कंपनीज डूबी थी, जैसे कि मंदी आती है तो बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, जैसे कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेसेस डूब गए थे, और साथ में सॉलमन की भी दुकान जो थी डूब चुकी थी। पर अल्टीमेटली यहाँ पे कोर्ट ने बोला नहीं, पहले सॉलमन को पैसा मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ 7,000 रुपए बचे हैं, सो सॉलमन को 7,000 रुपए मिल जाएगा, और जो क्रेडिटर्स है उनका पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। भले ही क्रेडिटर्स का नुकसान हुआ, बट यहाँ पे सॉलमन को पैसा पहले दिया गया, बिकॉज ही वॉज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सॉलमन इज अ सेपरेट पर्सन एंड कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, और इसीलिए हम ये जो सेपरेट विल कंसेप्ट है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। दोनों एक ही चीज है, कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एक ही चीज है। अब यहाँ पे ये तो हो गया एक जनरल केस, जहां पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं थी, बट यहां तो लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। आपको लग रहा होगा फिर तो सर ऐसा तो कोई भी करेगा, कंपनी बना लेगा और बोलेगा मैंने नहीं, ये कंपनी ने गड़बड़ की। फ्रॉड करेंगे, बोलेंगे कंपनी ने फ्रॉड किया। बिजनेस का पैसा ले लेंगे, बिजनेस डुबा देंगे और बोलेंगे कंपनी ने डुबाया। तो ऐसा तो कोई भी करेगा। सो नहीं, इससे बचने के लिए फिर कोर्ट ने बहुत सारे केसेस बताए हैं जिसमें कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या है? लिफ्ट करने का मतलब है कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना या सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड करना, ये दोनों एक ही चीज है। कभी कभी ऐसा किया जा सकता है कि हम गड़बड़ करने के लिए जानबूझकर कंपनी बना रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं हमने तो नहीं किया, वो कंपनी ने गड़बड़ की है, कंपनी को जेल भेजो। तो कोर्ट बोलेगा ये तो तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, तो हम तुमको और कंपनी को अलग नहीं मानेंगे। सो जब कंपनी और उसको बनाने वाले लोगों को अलग नहीं माना जाता है, इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। इन सिंपल वर्ड्स आप इसी को बोल सकते हैं डिसरिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको नहीं मान रहे यहां पे। इन अदर वर्ड्स, कंपनी एंड मेंबर्स या डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड सेम। यानी आप यहां पे कंपनी को और उसके डायरेक्टर्स को एक ही मानोगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर मैं व्हील का फायदा उठा के, घूंघट का फायदा उठा के कुछ फ्रॉड कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, क्रेडिटर्स का नुकसान करा रहा हूं, सो ऐसे केस में कोर्ट ये नहीं देखेगा कंपनी ने किया है, ये जो व्हील है इसको लिफ्ट करेगा कोर्ट और देखेगा इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उनको बोला जाएगा चलो इनकी भरपाई करके दो, इनको नुकसान जो भी हुआ है भरपाई करो, और जेल भेजा जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये जो व्हील है, ये व्हील को लिफ्ट किया गया और उसके पीछे जो लोग छुपे हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया। दिस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पियर्सिंग द व्हील, पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का सिंपल शब्दों में मतलब यह है डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी आप व्यक्तियों को और कंपनी को अलग नहीं मानोगे। कंपनी ने जो किया उसके लिए पूरे व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स हैं उनको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट की जा सकती है ये हम अब अगली क्लास में देखेंगे। इसके कुछ केसेस हैं जो मेरे को बहुत डिटेल में आपको बताना है। सो कंपनीज एक्ट का टॉपिक मैं काफी स्लो स्लो चल रहा हूँ, काफी डिटेल में चल रहा हूँ, भले ही अपनी एक फास्ट ट्रैक बैच है बट फिर भी मैं उस हिसाब से जितना टाइम इसको दिए हैं अपन ने उस हिसाब से चल रहा हूँ। सो अगली क्लास में अपन देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के जो केसेस हैं, ये आपको 6 केसेस यहाँ पे पढ़ना है और फिर हम टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर चर्चा चालू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।